हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से इंडियन मेडिकल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोथेरेपी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कैसे इसको हम इंट्रोडक्शन देंगे इसको, ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, कौन कौन सी डिजीज़ या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ़ोटोथेरेपी दी जाती है, क्या क्या इनके कॉम्प्लिकेशंस जटिलताएं देखने को मिलती है। साथ में हम देखेंगे कैसे इसकी जो है ये मैकेनिज़्म होती है, किस मैकेनिज़्म पे आधार पे ये काम करती है। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे मेडिकल से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ में PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो याद रखिएगा, फोटोथेरेपी इज आल्सो नोन एज अ लाइट थेरेपी और हेलियोथेरेपी, ठीक है। तो फोटोथेरेपी को हम किस नाम से जानते हैं? लाइट थेरेपी या हेलियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग एक विशेष प्रकार की लाइटों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फोटोथेरेपी वाज फर्स्टली यूज्ड बाय डॉक्टर रिचर्ड क्रीमर विद द हेल्प ऑफ सिस्टर जे वार्ड। कह रहा है कि जो फोटोथेरेपी की सबसे पहला जो यूज़ किया गया था वो कौन थे? आपके डॉक्टर रिचर्ड क्रीमर थे। और उन्होंने किसकी हेल्प की सहायता से किया था? तो याद रखिएगा, सिस्टर थी जे वार्ड। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि फोटोथेरेपी में लाइट के कौन कौन से सोर्सों का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहला क्या हमारा फ्लोरेसेंट लाइट हो गई आपकी, ठीक है। फ्लोरेसेंट लाइट को ही जो है हम लोग बिली लाइट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? लेजर्स हो गई आपकी, LED हो गया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो ये जो लाइटें होती हैं हम फोटोथेरेपी में यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्टली कॉमन लाइट होती है वो आपका क्या होता है? फ्लोरेसेंट लाइट होती है। क्लियर है? जो भी फ्लोरेसेंट लाइट है, जो सोर्स है, उस सोर्स से जो भी लाइटें निकल रही हैं, ठीक है, जहाँ उसको पहुँचना होता है तो पहुँचने में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। क्लियर है? तो इसकी जो वेवलेंथ होती है फ्लोरेसेंट की, आपको याद रखना है 420 से लेके 500 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर है? चलिए, दूसरी बात क्या है? पेशेंट के आँख और जो लाइट सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 45 सेंटीमीटर होने चाहिए। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग उसकी डेफिनेशन की। तो फोटोथेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस और स्किन डिजीज इन अ न्यूनेटल पीरियड। ठीक है, फोटोथेरेपी क्या है? फोटोथेरेपी एक विशेष प्रकार की चिकित्सीय एक उपचार है ये, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? नवजात, ठीक है, जो न्यूनेट्स हमारे बेबी होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। और उनके कौन कौन से ट्रीटमेंट के लिए? आपको जैसे आपका बच्चा अगर पीलिया से ग्रसित है या किसी त्वचा रोग है उसको, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोथेरेपी कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंडिकेशंस की, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हम लोग फोटोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहला क्या हमारा? सोरियासिस है। ठीक, सोरियासिस में क्या आपको देखने को मिलेगा? हल्की खुजली है, पपड़ीदार पैच के साथ में जो है आपको यहाँ पे घुटने, कोहनी, धड़ और खोपड़ी पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला क्या है? आपको जो है हल्की खुजली महसूस होगी, ठीक है। पपड़ीदार पैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पैच होंगे आपके घुटने हैं, कोहनी है, ठीक है, आपका धड़, खोपड़ी आदि में जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस क्या होता है? जब हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको शुष्क तीव्र खुजली, ठीक है, क्या शुष्क एकदम जो स्किन होगी आपकी ड्राई होगी, तीव्र आपको खुजली सी महसूस होगी, खुजली लगेगी, ठीक है। त्वचा और चेहरे पर, कोहनी के अंदर और घुटने के पीछे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे महसूस होगी? चेहरे पर, कोहनी के अंदर की तरफ और घुटने के पीछे की ओर, ठीक है। हाथों और पैरों पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं इसमें, ठीक। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, एक्जिमा और डर्मेटाइटिस में होती है। क्लियर है? अगला क्या है? न्यूबॉर्न जॉन्डिस। ठीक है, न्यूबॉर्न जॉन्डिस, त्वचा में पीलापन हुआ, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं इस डिजीज़ में आपको, ठीक है। अगला क्या हमारा? विटिल्गो। ठीक है, विटिल्गो आपने देखा भी होगा, जैसे कि आप ही फिगर में देखा होगा, ऐसे काफ़ी आपने केसेस देखे होंगे, ठीक है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके कारण क्या त्वचा पर रंगहीन जो है चकत्ते या धब्बे जो है शरीर पे पड़ जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विटिल्गो कहते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा? मॉर्फिया या लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। ठीक है,
तो मॉर्फिया या लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा में क्या है, अत्यधिक कोलेजन जमा होने के कारण, ठीक है, त्वचा के नीचे और ऊतकों का मोटा होना यहाँ पे जो है सबसे कॉमन चीज़ होती है। यहाँ पे जो आपके टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाती है, एकदम सख्त हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। ये देखने में जो है स्मॉल रेड या पर्पल पैचेस जैसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि आपके स्किन के नीचे जो है कोलेजन अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो आपकी टिश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त और मोटी हो जाती है और देखने में कैसे लगते हैं, एकदम स्मॉल रेड और पर्पल कलर के पैचेस, धब्बे जैसे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइकोसिस फंजिगॉइड्स, ठीक है, ये एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जो कि सबसे आम रूप होता है। याद रखिएगा, इसको जो है हम लोग टी सेल लिम्फोमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के नाम से भी माइकोसिस फंजिगॉइड को जानते हैं। क्लियर है, ये एक प्रकार का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, हमें बस केवल इतना याद रखना है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है, कि अगर क्या होता है कि इसमें जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट को फोटोथेरेपी देने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो सबसे पहला क्या है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, शरीर में जो है पानी की कमी हो जाएगी। हाइपरपायरेक्सिया, तीव्र बुखार भी हो सकता है पेशेंट को। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज़ द डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। यहाँ पे स्किन पर क्या है, आपको जो है गहरे भूरे और कत्थई रंग के जो है आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, चकत्ते देखने को मिलते हैं। त्वचा, श्लेष्म झिल्ली और मूत्र का गहरा भूरा रंग होना। यहाँ पे क्या क्या आपको जो है एकदम ग्रे ब्राउन कलर का नज़र आएगा। सबसे याद रखिएगा आपकी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन और यूरिन, ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं आपको एकदम बिल्कुल ग्रे ब्राउन कलर का नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मैकेनिज़्म की, कि फोटोथेरेपी में जो हम लोग लाइट सोर्स यूज़ करती है, कैसे मैकेनिज़्म इसका शरीर के अंदर मैकेनिज़्म काम करती है, ठीक है, क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है जिसके कारण जो है जॉन्डिस जैसी बीमारियां सही हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, लाइट सोर्स कन्वर्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक, into a conjugated bilirubin isomers that can be excreted by the urine and stool, ठीक है। कह रहा है कि जो लाइट सोर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका फ्लोरेसेंट लाइट हुआ है, ठीक है, तो फ्लोरेसेंट लाइट है, ये क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो बनने वाला अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन याद रखिएगा, ये जो बिलिरुबिन होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये आइसोमर कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। याद रखिएगा यहाँ पे जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो कैसा होता है, आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। जब वाटर में सॉल्युबल होगा तो ये आसानी से जो है यूरिन और वाटर के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ठीक है, यूरिन और स्टूल के थ्रू जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है आराम से शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि पीलिया से व्यक्ति को राहत मिल जाती है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आइसोमर। देखिए यहाँ पे बिलिरुबिन दोनों ही है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है एक, आइसोमर सॉरी एक दूसरा है आपका अनकंजुगेटेड है, ठीक है। दोनों के ही अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको यानी कि फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ आइसोमर नाम दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इनके स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के स्पेशल को अरेंजमेंट होगा वो क्या है, डिफरेंट होगा। मान लीजिए जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बीच में यहाँ पे कार्बन सेंटर में है, इधर भी आपका ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका बी मॉलिक्यूल है, ये सी मॉलिक्यूल है, ये डी मॉलिक्यूल है, ठीक। अब सेम अगर ऐसा यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, इधर आपका ए हो, यहाँ पे सी हो, इधर आपका बी हो, नीचे आपका डी हो, ठीक है, तो उसको हम आइसोमर नहीं कहेंगे, ठीक है। आइसोमर क्या होता है, इनके एटम्स में, ठीक है, जो भी इनके कोई ग्रुप लगा हो कार्बन के चारों ओर, उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। स्पेशल अरेंजमेंट से क्या है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कार्बन है आपका, एक ये कार्बन है, ठीक, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ए है, कोई ग्रुप है, ठीक, कोई यहाँ बी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे डी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, इधर मैंने ए कर दिया, यहाँ पे मैंने सी कर दिया, यहाँ पर मैंने डी कर दिया। अब अगर आप बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की, तो फार्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो अणुओं या कोई भी ग्रुप या कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया,
ठीक है, आप देख भी रहे हैं जहाँ ए था वहाँ पे बी लग गया, जहाँ बी था वहाँ पे ए हो गया, तो आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, समावैधता कहते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।